everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And this lecture is in continuation with my previous lecture for the chapter DNA methylation. In my previous lecture, we have discussed three important topics. First one is some fundamental rules associated with DNA replication. Second one is the enzymes associated with DNA replication, and third one is the accuracy of DNA replication. And in this lecture, we will discuss two important topics. First one is the enzymes and protein factors involved in DNA replication. Second one is the different stages of DNA replication in prokaryotic cells. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in plant microbe interaction. I have qualified CSIR UGC NET JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now let's start the lecture. And the first topic is enzymes and protein factors involved in DNA replication. So DNA replication requires many enzymes and protein factors. क्योंकि यहाँ पे हम प्रोकैरियोटिक DNA रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे रेप्लिकेशन इन अगर इकोलाई सेल्स की बात करें, सो इकोलाई सेल्स में DNA रेप्लिकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ DNA पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. DNA पॉलीमरेज के अलावा अदर एंजाइम्स एंड प्रोटीन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एंड मोर देन 20 डिफरेंट एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर डीएनए रेप्लिकेशन. और इंटायर कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोटीन फैक्टर्स को क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन सिस्टम. डीएनए रेप्लिकेशन सिस्टम को रेप्लिजोम भी बोलते हैं. सो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जितने एंजाइम्स या प्रोटीन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सारे एंजाइम्स एंड प्रोटीन फैक्टर्स के इंटायर कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? इंटायर कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन सिस्टम या फिर रेप्लिजोम. कुछ एंजाइम्स एंड प्रोटीन फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे अभी. फर्स्ट वन इज द हेलिकेज. हेलिकेजेस का क्या फंक्शन है? सपोज दैट कि ये डीएनए है और डीएनए किस फॉर्म में होते हैं? डीएनए डबल हेलिक्स के फॉर्म में होते हैं. और डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है ये सेमी कंजर्वेटिव होता है. क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है. सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मतलब हुआ कि ये दोनों स्ट्रैंड जो पेरेंट डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है इनको सेपरेट होते हैं, एंड ईच स्ट्रैंड जो होता है ये क्या करता है? टेम्पलेट की तरह काम करता है. किस तरह काम करता है? टेम्पलेट डीएनए की तरह काम करता है. और इसी टेम्पलेट डीएनए पे न्यू डीएनए की सिंथेसिस होती है. क्या होती है? इसी टेम्पलेट डीएनए पे न्यू डीएनए की सिंथेसिस होती है. सो यहाँ पे पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये जो पेरेंट डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं, दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट होना पड़ेगा फॉर डीएनए रेप्लिकेशन. और इस सेपरेशन का काम कौन करता है? इस सेपरेशन का काम करता है हेलिकेज. सो हेलिकेज का काम क्या है? सेपरेशन ऑफ टू पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड. अब सेपरेशन के लिए डेफिनेटली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. वो एनर्जी कहां से आएगा? वो एनर्जी आता है एटीपी से. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो जो सेपरेशन होते हैं, सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? साइमल्टेनियसली होते हैं. ये दोनों के दोनों साथ साथ होते हैं. तो सवाल ये है कि जब ये सेपरेट होगा और ये हेलिक्स के फॉर्म में है, सपोज दैट कि ये पोर्शन सेपरेट हुआ, तो अगर ये सेपरेट होगा तो इनके आगे और इस तरफ के पोर्शन में क्या होंगे? टोपोलॉजिकल स्ट्रेस जनरेट होंगे. क्या होंगे? टोपोलॉजिकल स्ट्रेस जनरेट होंगे. अब इस टोपोलॉजिकल स्ट्रेस को रिलीव कौन करेगा? इस टोपोलॉजिकल स्ट्रेस को रिलीव करता है टोपो आइसोमरेजेस. और बैक्टीरिया में जो टोपो आइसोमरेजेस टोपोलॉजिकल स्ट्रेस को रिलीव करते हैं, इट इज टोपो आइसोमरेज 2. क्या होता है? इट इज टोपो आइसोमरेज 2, जिसको गायरेज भी बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज द डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन. अब ये जो डीएनए सेपरेट हुआ है
ये डीएनए जो सेपरेट हुआ है, ये सेपरेटेड डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस पेयर्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सो ये चांसेस है कि ये फिर से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बना ले। सो इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को स्टेबिलाइज करने के लिए डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स यूज करते हैं, और वो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन क्या है? वो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। सो दिस इज SSB, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है। नाउ नेक्स्ट वन इज द प्राइमेज। अब ये जो दो पैरेंट डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हुए हैं, दो पैरेंट डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हुए हैं, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। अब इस पे रेप्लिकेशन कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज, और मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम होते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3। सो डीएनए पॉलीमरेज की खास बात यह है कि ये डी नोवो नहीं करता है डीएनए रेप्लिकेशन, ये डी नोवो न्यूक्लियोटाइड को ऐड नहीं करता है। इसके लिए क्या चाहिए? फ्री 3 प्राइम OH, और ये फ्री 3 प्राइम OH को ही यूज करके नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। अब ये फ्री 3 प्राइम OH कहां से आएगा? ये फ्री 3 प्राइम OH आएगा प्राइमर से। प्राइमर क्या है? प्राइमर इज शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। प्राइमर क्या है? इट इज शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, जो मोस्टली आरएनए के बने होते हैं। क्या होते हैं? मोस्टली आरएनए के होते हैं। तो सपोज दैट कि ये बना क्या? आरएनए प्राइमर। ये क्या है? इट इज आरएनए प्राइमर। अब इस आरएनए प्राइमर का ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, तो 3 प्राइम पे OH ग्रुप होगा, फ्री OH ग्रुप। अब ये डीएनए पॉलीमरेज इस OH ग्रुप को यूज करके क्या करेगा? दूसरे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। क्या करेगा? दूसरे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। सो इस प्राइमर की सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको बोलते हैं प्राइमेज। नेक्स्ट वन इज द डीएनए लाइगेज। अब ये जो प्राइमर है ये आरएनए है, सो इस प्राइमर को क्या करेगा? रिमूव करेगा और इसको रिप्लेस करेगा डीएनए से। और ये काम कौन करेगा? इसको रिमूव करने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 में 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होता है एंड 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होता है। 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी इज द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। वहीं पे 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी की वजह से ये स्ट्रैंड को क्या करेगा? हटाएगा। और ये जब हटाएगा तो क्योंकि इसमें पॉलीमरेज की भी एक्टिविटी है, तो ये क्या करेगा? इसको फिर से यहाँ पे डीएनए से रिप्लेस करेगा। और यहाँ जो निक होगा, इस निक को सील किया जाता है बाय डीएनए लाइगेज। सो डीएनए लाइगेज क्या करता है? डीएनए लाइगेज दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट करता है। क्या करता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट करता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है? आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है। इसके अलावा ये निक ट्रांसलेशन में भी इन्वॉल्व होता है। सो डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेजेस के अलावा अदर एंजाइम्स एंड प्रोटीन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट वन इज द हेलिकेजेस। हेलिकेजेस डीएनए को सेपरेट करता है। टोपोआइसोमरेजेस टोपोलॉजिकल स्ट्रेस को रिलीव करता है। डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को स्टेबलाइज करता है। प्राइमेज प्राइमर की सिंथेसिस करता है एंड डीएनए लाइगेज दो न्यूक्लियोटाइड को लिंक करता है बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, मींस ये निक को सील करने का काम करता है। नाउ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन इकोलाई। इकोलाई में डीएनए रेप्लिकेशन की अगर डिफरेंट स्टेजेस की बात करें तो 3 स्टेजेस होते हैं। पहला इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन एंड तीसरा टर्मिनेशन। नॉट ओनली इन इकोलाई, ये यूकैरियोट्स में भी डीएनए रेप्लिकेशन को 3 स्टेजेस में हम पढ़ते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। नॉट ओनली इन डीएनए, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, मेजर इंफॉर्मेशन कंटेनिंग बायोलॉजिकल पॉलीमर्स की जो सिंथेसिस होती है, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो या प्रोटीन हो, उनकी जो सिंथेसिस होती है उनको 3 स्टेप में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज द इनिशिएशन, सेकेंड वन इज द इलोंगेशन एंड थर्ड वन इज द टर्मिनेशन। इन तीनों में डिफरेंस क्या है?
इन तीनों में दो डिफरेंस है, एक तो टाइप ऑफ रिएक्शन और दूसरा एंजाइम्स रिक्वायरमेंट। इन तीनों में रिएक्शन डिफरेंट होते हैं और एंजाइम्स की इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट होते हैं और तीनों स्टेजेस काफी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इनिशिएशन की अगर बात करें, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो किसी ओरिजिन पे होता है और उस ओरिजिन को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और प्रोकैरियोट्स में दैट इज बैक्टीरिया में जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है उसको बोलते हैं ORIC। ORIC is the origin of replication and this origin of replication is conserved throughout the bacterial या prokaryotic origins। अब ये जो ORIC है इसका बहुत ही important रोल है for the initiation of DNA replication, क्योंकि जब तक DNA replication का initiation नहीं होगा elongation phase में इंटर नहीं करेगा, termination phase में इंटर नहीं करेगा। सो ये सारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ORIC। सो बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनिशिएशन में वो क्या है? ORIC। ORIC की अगर बात करें तो ये 245 बेस पेयर के होते हैं। कितने बेस पेयर के होते हैं? 245 बेस पेयर के होते हैं और इसमें 5 इंपॉर्टेंट सीक्वेंस होते हैं। क्या होते हैं? 5 इंपॉर्टेंट सीक्वेंस होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट सीक्वेंस होते हैं। पहला जो होता है वो क्या होता है? पहला इज द R साइट। First one is the R site, second one is the I site, third one is the DUE, third one is the IHF and fourth one is the FIS। So ये 5 तरह के सीक्वेंस हैं जो ORIC में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में ये 5 तरह के सीक्वेंस हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन के इनिशिएशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 है, एक तो R साइट, दूसरा DUE दैट इज डीएनए अनविंडिंग एलिमेंट। अब इन दोनों का काम क्या है? पहले आते हैं R साइट पे। R साइट की अगर बात करें तो R साइट में 5 रिपीट्स हैं। कितने रिपीट्स हैं? R साइट में 5 रिपीट्स हैं और ईच रिपीट जो है वो 9 बेस पेयर सीक्वेंस का है। क्या है? ईच जो है 9 बेस पेयर सीक्वेंस का है। अब वो 5 रिपीट क्या है? एक तो R1 है, दूसरा R2 है, तीसरा R3 है, चौथा R4 है और पांचवा R5 है। अब इसको ध्यान से देखिए कि इसका डायरेक्शन अलग अलग है। इसका 2 डायरेक्शन है, जो R2 है और R4 है इन दोनों का डायरेक्शन राइट हैंड में है। वहीं पे जो R1 है, R3 है एंड R5 है उनका डायरेक्शन लेफ्ट हैंडेड है। मींस 2 एंड 4 का डायरेक्शन राइट साइड की तरफ है, 3, 5 एंड 1 का डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ है। नेक्स्ट एलिमेंट इज I में 3 टाइप का सीक्वेंस है। I के 3 सीक्वेंस है। I का जो I साइट का जो रिपीट है वो 3 रिपीट्स है, I1, I2 and I3। नेक्स्ट वन इज द DUE दैट इज डीएनए अनविंडिंग एलिमेंट। डीएनए अनविंडिंग एलिमेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फॉर द इनिशिएशन। क्यों? क्योंकि DUE जो होते हैं इसमें टैंडम अरे ऑफ 13 बेस पेयर सीक्वेंस होते हैं और ये जो 13 बेस पेयर सीक्वेंस होते हैं और ये 3 टाइम्स होते हैं वो सारे के सारे 80 रिच सीक्वेंस होते हैं और जो 80 रिच सीक्वेंस होते हैं वो इजिली डी नेचर होते हैं एज कंपेयर टू GC रिच सीक्वेंस। सो क्योंकि DUE 80 रिच सीक्वेंस है इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। Next one is the IHF. IHF stands for integration host factor and FIS stands for factor of inversion stimulation। इन दोनों सीक्वेंस का इंपॉर्टेंट रोल होता है रिकॉम्बिनेशन में। किसमें? रिकॉम्बिनेशन में। और इसका इंपॉर्टेंट रोल
डीएनए रेप्लिकेशन में भी होते हैं। सो यहाँ पे टोटल 5 तरह के सीक्वेंस हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये सारे के सारे सीक्वेंस किस में है, ये सारे के सीक्वेंस और ORIC में है, दैट इज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में है। एंड ORIC का जो साइज है इट इज 245 बेस पेयर, और इसमें आपको इतना ही याद करना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट वन इज द मैकेनिज्म ऑफ इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का जो इनिशिएशन होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीएनए ए प्रोटीन। क्या करता है? डीएनए ए प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डीएनए ए प्रोटीन की खास बात यह है कि ये AAA+ ATP एज है। क्या है? AAA+ ATP एज है। AAA+ ATP एज क्या होता है? इट इज ATP एज एसोसिएटेड विथ डाइवर्स सेलुलर एक्टिविटीज। सो डीएनए ए प्रोटीन AAA+ ATP एज फैमिली का प्रोटीन है, और इसमें क्योंकि ATP एज है तो ये ATP हाइड्रोलिसिस करने की कैपेबिलिटी है। इसकी 2 खास बात है, एक तो ये ओलिगोमर बनाता है और दूसरा ये स्लो ATP हाइड्रोलिसिस करता है। क्या करता है? स्लो ATP हाइड्रोलिसिस करता है। सो डीएनए ए प्रोटीन के बारे में अभी तक हमने क्या पढ़ा? डीएनए ए प्रोटीन जो है ये क्या है? AAA+ ATPase फैमिली का प्रोटीन है। ये ओलिगोमर बनाता है और ये ATP की स्लो हाइड्रोलिसिस करता है क्योंकि इसमें ATPase की एक्टिविटी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो डीएनए ए प्रोटीन है ये 2 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कितने फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? ये 2 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज द ATP बॉन्ड फॉर्म एंड सेकेंड वन इज द ADP बॉन्ड फॉर्म। सो डीएनए ए 2 फॉर्म में होगा, ATP बॉन्ड फॉर्म में एंड ADP बॉन्ड फॉर्म में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ORI में हमने सीक्वेंस पढ़ा, ORI में यहाँ पे 2 सीक्वेंस है, एक R साइट है और दूसरा I साइट है। अब ये जो ATP बॉन्ड फॉर्म है एंड ADP बॉन्ड फॉर्म है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। डीएनए ए प्रोटीन की अगर बात करें तो ये बहुत ही क्रूशियल है फॉर द इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और इस डीएनए ए प्रोटीन की जो एफिनिटी है वो R साइट से भी है एंड I साइट से भी है, बट जो एफिनिटी है वो डिफर है। R साइट की अगर बात करें तो R साइट पे डीएनए ए प्रोटीन का ATP बॉन्ड फॉर्म एंड ADP बॉन्ड फॉर्म दोनों इक्वल एफिनिटी दिखाता है, लेकिन I साइट की अगर बात करें तो यहाँ पे ATP बॉन्ड फॉर्म से ज्यादा एफिनिटी है। मींस I साइट डिस्क्रिमिनेट करता है डीएनए ए प्रोटीन का एक्टिव फॉर्म है या फिर इनएक्टिव फॉर्म है। मींस ATP is the active form, ADP is the inactive form. So I साइट ज्यादा एफिनिटी दिखाता है किससे? ATP बॉन्ड फॉर्म से। अब ये किस तरह से काम करेगा? ये जो डीएनए ATPase है एंड दिस इज द ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वाला जो पार्ट्स है, ये वाला जो पोर्शन है डीएनए का, ये क्या है? ORIC रीजन है। इट इज द ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे जो डीएनए ए प्रोटीन है वो R साइट एंड I साइट दोनों से एफिनिटी दिखाता है। R साइट जो होगा वो दोनों के साथ एफिनिटी इक्वल रहेगा, I साइट की एफिनिटी सिर्फ ATP के साथ होगी। अब ये जो डीएनए है इसमें ओलिगोमर बनाने की भी कैपेबिलिटी है, तो 8 डीएनए ए प्रोटीन ओलिगोमर बनाता है और इस ORI सीक्वेंस से क्या करता है? बाइंड करता है, और ये 8 डीएनए जो होते हैं वो हेलिक्स के फॉर्म में बनाते हैं। सो दिस इज द हेलिक्स, दिस इज वन हेलिक्स, दिस इज अनदर हेलिक्स। सो ये डीएनए ए प्रोटीन है, ये ओलिगोमर बना के इस ORI रीजन पे क्या करेगा? बाइंड करेगा, और ये जो हेलिक्स होता है ये टाइट हेलिक्स होता है। क्या होता है? ये टाइट हेलिक्स होगा, और अगर इस डीएनए स्ट्रैंड पे ये डीएनए ए प्रोटीन टाइट हेलिक्स बनाएगा तो इनके आगे वाला जो सीक्वेंस होंगे, बगल वाला जो सीक्वेंस होंगे, उनमें क्या होगा? स्ट्रेस जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? स्ट्रेस जनरेट होगा। अब यहाँ पे काम करेगा DUE रीजन।
क्योंकि ये वाला जो रीजन है ये क्या है, DUE रीजन है। और DUE रीजन की खास बात ये है कि ये AT रिच रीजन होते हैं, और जब इन पे स्ट्रेस पड़ेगा तो ये क्या होंगे, डीनेचर होंगे। क्या होंगे, डीनेचर होंगे। डीनेचर होंगे मतलब दोनों के दोनों स्टैंड अलग हो जाएंगे। अब जैसे ही ये दोनों स्टैंड अलग होगा, इस पे आएगा DNAC। DNAC क्या होते हैं, ये भी रिंग फॉर्म में होते हैं, और ये DNAC जो होते हैं ये हेक्सामर होते हैं, और ये DNAC इस सिंगल स्टैंडर्ड DNA से बाइंड करता है, और जैसे ही DNAC बाइंड करता है इसके साथ DNAB एसोसिएटेड होता है, और DNAB भी जो है ये रिंग फॉर्म में है। इसका दो डोमेन है, CTD कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन, NTD इज द एन टर्मिनल डोमेन। DNAC से क्या बाइंड करेगा, DNAB, और DNAB क्या है, DNAB इज हेलिकेज। DNAB क्या है, हेलिकेज है। DNAC एंड DNAB का जब इंटरैक्शन होता है, DNAC एंड DNAB का जब इंटरैक्शन होता है तो ये DNAB रिंग को ओपन कर देता है। क्या करता है, DNAB रिंग को ओपन करता है और ये मूव करता है। अब ये जो DNAB की खास बात यह है कि ये दोनों स्टैंड्स पे DNAB बाइंड किया है, लेकिन इनका मूवमेंट जो होता है ये मूवमेंट हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। चाहे इस स्ट्रैंड पे DNAB हो, चाहे इस स्ट्रैंड पे DNAB हो, ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही मूव करेगा। इट मीन्स कि दोनों स्टैंड पे DNAB का जो मूवमेंट है वो क्या होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मीन्स अगर DNAB इस स्ट्रैंड पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस स्ट्रैंड पे इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और DNAB का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा लैगिंग स्ट्रैंड के अलोंग होता है। किसके अलोंग होता है, लैगिंग स्ट्रैंड के अलोंग होता है। लैगिंग स्ट्रैंड मीन्स जो कि डिसकंटिन्यूअस DNA का रेप्लिकेशन करता है। So this is all about initiation of DNA replication. अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अभी तक तो इनिशिएशन हमने देखा, अब ये DNA पॉलीमरेज कब आएगा, सो दैट की इलोंगेशन होगा, और DNA पॉलीमरेज 3 इज द मेन इलोंगेशन एंजाइम। सो DNA पॉलीमरेज कब इंटरैक्ट करता है, ये जो DNAB है ये DNAB से ही DNA रेप्लिकेशन के सारे एंजाइम्स एंड प्रोटीन फैक्टर्स एसोसिएट करते हैं। किससे एसोसिएट करते हैं, DNAB से। अब ये DNA पॉलीमरेज 3 DNAB से कैसे इंटरैक्ट करेगा, DNA पॉलीमरेज 3 का टाउ सब यूनिट DNAB के साथ इंटरैक्ट करता है, और जैसे ही DNA पॉलीमरेज 3 यहाँ पे आता है ये नेक्स्ट स्टेप में इंटर करता है, और नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप इज elongation. So this is all about initiation of DNA replication. अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि DNA रेप्लिकेशन का जो इनिशिएशन है, इनिशिएशन इज द रेगुलेटरी पॉइंट। इनिशिएशन क्या है, DNA रेप्लिकेशन का रेगुलेटरी पॉइंट है। मीन्स अगर DNA रेप्लिकेशन को रेगुलेट करना है तो वो इनिशिएशन स्टेज पे ही रेगुलेट किया जाता है, और इस तरह से रेगुलेट किया जाता है कि जब DNA का जब सेल साइकिल होता है, एक साइकिल में एक ही बार DNA रेप्लिकेट करे। एक साइकिल में, एक सेल साइकिल में एक ही बार DNA रेप्लिकेट करे, और वो रेप्लिकेशन कहाँ होता है, वो रेप्लिकेशन होता है S फेज में। सो DNA रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, S फेज में। सो एक सेल साइकिल में DNA का रेप्लिकेशन एक ही बार होगा, और वो रेगुलेशन कहाँ होता है, इनिशिएशन पे होता है। अब सवाल ये है कि ये रेगुलेशन होता कैसे है। रेगुलेशन की अगर बात करें तो रेगुलेशन, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन की जो टाइमिंग है ये दो चीजों से अफेक्ट होती है। पहला DNA मिथाइलेशन, और दूसरा इंटरैक्शन विथ बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो बैक्टीरियल सेल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो बैक्टीरिया का सेल इन्वेलप होते हैं, और सेल इन्वेलप में 3 टाइटली लेयर्ड होते हैं। जो आउटर वाला होता है लेयर उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। आउटर वाले जो लेयर हैं, ये आउटर वाला जो लेयर है इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स।
सेकेंड वन जो लेयर है इसको बोलते हैं सेल वॉल, एंड जो थर्ड लेयर है जो कि साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं, थर्ड लेयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ एक्सटेंशन होता है जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाता है और इसको क्या बोलते हैं, मीजोजोम। और इसी मीजोजोम से ये डीएनए क्या करता है, इंटरैक्ट करता है। डीएनए का इंटरैक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सारे पोर्शन से नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मीजोजोम से होता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। सो जो रेप्लिकेशन की इनिशिएशन टाइमिंग है वो दो चीजों से अफेक्ट होती है, पहला डीएनए मिथाइलेशन और दूसरा इंटरैक्शन विथ बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये किस तरह से होता है, सो बैक्टीरिया का जो रेप्लिकेशन है वो क्या है, ORIC। अब ORIC की अगर बात करें, ORIC जो कि 245 बेस पेयर का है, ORIC में रिच सीक्वेंस होते हैं 5 प्राइम GATC। 5 प्राइम GATC रिच सीक्वेंस है कौन, ये ORIC। वैसे तो 246 बेस पेयर में जनरली एक 5 प्राइम GATC सीक्वेंस पाया जाता है, लेकिन ये जो ORI सीक्वेंस है 245 बेस पेयर, इसमें 11 5 प्राइम GATC सीक्वेंस होते हैं। मीन्स ORIC इज रिच इन 5 प्राइम GATC सीक्वेंस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सो जैसे ही रेप्लिकेशन होता है, सो जैसे ही डीएनए रेप्लिकेट होता है ये हेमी मिथाइलेटेड हो जाता है। क्या होता है, हेमी मिथाइलेटेड होता है। हेमी मिथाइलेटेड मीन्स हाफ मिथाइलेटेड। सपोज दैट कि ये पेरेंट स्ट्रैंड है एंड दिस वन इज द डॉटर स्ट्रैंड। सो जैसे ही डीएनए रेप्लिकेट होगा तो ये जो पेरेंट डीएनए है, पेरेंट डीएनए की अगर बात करें तो यहाँ पे जो पेरेंट डीएनए है, पेरेंट डीएनए की अगर बात करें तो पेरेंट डीएनए क्या हो जाएगा, मिथाइलेटेड हो जाएगा, और जो डॉटर डीएनए, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है, ये मिथाइलेटेड नहीं होता है। क्या होता है, ये मिथाइलेटेड नहीं होता है। और ये मिथाइलेशन कहाँ पे होता है, ये मिथाइलेशन होता है 5 प्राइम GATC सीक्वेंस पे। और 5 प्राइम GATC सीक्वेंस पे बेसिकली जो मिथाइलेशन होता है वो N6 पोजीशन ऑफ एडेनिन पे होता है। इस एडेनिन के N6 पोजीशन पे होता है। सो आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन जो डीएनए होंगे हेमी मिथाइलेटेड होंगे। हेमी मिथाइलेटेड कैसे होता है, जो पेरेंट डीएनए है वो मिथाइलेटेड हो जाएगा, जो डॉटर डीएनए है वो मिथाइलेटेड नहीं होगा। मिथाइलेशन कहाँ पे होता है, 5 प्राइम GATC सीक्वेंस के एडेनिन के N6 पोजीशन पे ये मिथाइलेशन होता है। सो जैसे ही ये हेमी मिथाइलेटेड फॉर्म में होगा, ये हेमी मिथाइलेटेड फॉर्म में जो डीएनए होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इंटरैक्ट हो जाते हैं और सिक्वेस्टर्ड होते हैं फॉर सम टाइम। कुछ टाइम के लिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इंटरैक्ट हो जाते हैं। किसके साथ इंटरैक्ट हो जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इंटरैक्ट होते हैं, और बेसिकली वो मीजोजोम के साथ इंटरैक्ट हो जाते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम ये क्या होता है, ये रिलीज हो जाता है और जो डीएनए है वो फुल्ली मिथाइलेटेड हो जाता है। क्या होता है, फुल्ली मिथाइलेटेड हो जाता है। सो दिस इज द वन मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ इनिशिएशन। इसके अलावा एक और मैकेनिज्म है, और वो मैकेनिज्म एसोसिएटेड है किसके साथ, डीएनए ए प्रोटीन के साथ है। डीएनए ए प्रोटीन की अगर बात करें तो इसमें ATPase की एक्टिविटी होती है। क्या होती है, ATPase की एक्टिविटी होती है। एंड डीएनए ए प्रोटीन इज क्रूशियल फॉर इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो ATP की हाइड्रोलिसिस होती है ये हाइड्रोलिसिस स्लो होती है, और ये हाइड्रोलिसिस 20 to 40 मिनट की साइकिल पे होती है। इसीलिए जो बैक्टीरिया का सेल साइकिल है वो 20 to 40 मिनट का होता है। सो दिस इज द टू मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन।
नाउ दिस इज द प्रोटीन समरी जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन में, जो कि इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है। फर्स्ट वन इज द डीएनए ए प्रोटीन। डीएनए ए प्रोटीन का क्या काम है, ये ओआरआईसी को रिकॉग्नाइज करता है, ओपन डुप्लेक्स एट स्पेसिफिक साइट इन ऑरिजिन। डीएनए बी प्रोटीन की अगर बात करें तो ये हेलिकेज है और ये क्या करता है, डीएनए को अनविंड करता है। नेक्स्ट वन इज द डीएनए सी प्रोटीन। डीएनए सी प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर डीएनए बी बाइंडिंग एट ऑरिजिन। Next one is the HU. HU is the histone-like protein, DNA binding protein and stimulates initiation. FIS, DNA binding protein, stimulates initiation. IHF, DNA binding protein, stimulates initiation. प्राइमेज इज बेसिकली डीएनए जी प्रोटीन होता है और ये आरएनए प्राइमर को सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट वन इज द एसएसबी, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन और ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए से बाइंड करता है। नेक्स्ट वन इज डीएनए गायरेज, जिसको टोपोआइसोमरेज 2 भी बोलते हैं। ये टोपोलॉजिकल स्ट्रेस को क्या करता है, रिलीव करता है। नेक्स्ट वन इज द डैम मिथाइलेज। डैम मिथाइलेज इज मिथाइलेट्स 5 प्राइम जीएटीसी सीक्वेंस एट ORIC। सो ये सारे के सारे एंजाइम्स एंड प्रोटीन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज इलोंगेशन। इलोंगेशन फेज ऑफ रेप्लिकेशन की अगर बात करें तो इसमें 2 स्टेजेस हैं। फर्स्ट वन इज द लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस एंड सेकंड वन इज द लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। और ये दोनों के दोनों रिलेटेड हैं और ये दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, लेकिन हम समझने के लिए इसे अलग अलग पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। डीएनए की अगर बात करें तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं और दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है और दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। डीएनए रेप्लिकेशन की अगर बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन का डायरेक्शन फिक्स है विदाउट एनी एक्सेप्शन और डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा तो इस स्ट्रैंड का तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में आसानी से हो जाएगा, लेकिन इस स्ट्रैंड का 5 प्राइम टू 3 प्राइम कैसे होगा। सो जो स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में कंटिन्यूअस होता है उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड या फिर कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। बट इसमें इस डिसकंटिन्यूअस होते हैं, फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। सो लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस का मैकेनिज्म अलग है, लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस का मैकेनिज्म अलग है। लीडिंग स्ट्रैंड्स पे जो डीएनए सिंथेसिस होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, वहीं पे अगर लैगिंग स्ट्रैंड की बात करें तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है, मींस फ्रैगमेंट्स में होते हैं और उस फ्रैगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। अब ये कैसे होता है ये देखते हैं। पहले लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस की बात करते हैं। सो लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस की अगर बात करें तो ये जो डीएनए बी हेलिकेज है, जैसे यहाँ पे लोड होता है इसके साथ डीएनए जी भी आते हैं और डीएनए जी क्या है, डीएनए जी इज प्राइमेज। सो जैसे ही स्टार्टिंग में डीएनए बी हेलिकेज की लोडिंग होती है और डीएनए जी आता है, वो लीडिंग स्ट्रैंड पे क्या बनाता है, प्राइमर बनाता है और इसी प्राइमर को यूज करके जो इसमें फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप है इसको यूज करके डीएनए पॉलीमरेज इस स्ट्रैंड को क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। सो लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस की अगर बात करें तो लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों, क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड में फ्रैगमेंट्स में सिंथेसिस होते हैं। सो ये जो डीएनए प्राइमेज है, दिस इज डीएनए प्राइमेज। ये प्राइमेज डीएनए जी जिसको प्राइमेज बोलते हैं, प्राइमेज क्या करता है, प्राइमर बनाता है। ये जो ग्रीन कलर से दिखाया गया ये प्राइमर है। अगर ये प्राइमर है तो इसमें फ्री 3 प्राइम OH होगा, दिस इज द 5 प्राइम एंड दिस इज द 3 प्राइम। अब इसको क्या करेगा, इलोंगेट करेगा। ये प्राइमर 5 प्राइम 3 प्राइम, यहाँ पे शॉर्ट फ्रैगमेंट्स में सिंथेसिस होते हैं। क्या होते हैं, शॉर्ट फ्रैगमेंट्स में सिंथेसिस होते हैं और ये शॉर्ट फ्रैगमेंट्स को फाइनली सील किया जाता है बाय डीएनए लाइगेज। अब सवाल यहाँ पे यह है कि डीएनए पॉलीमरेज तो एक ही है, तो फिर डीएनए पॉलीमरेज एक होते हुए भी लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस एंड लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस साथ साथ कैसे करता है। ये साथ साथ इसलिए करता है क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड का जो
रेप्लिकेशन होता है ये लूप हो जाता है बाय लूपिंग मैकेनिज्म। सो लैगिंग स्ट्रैंड जो होते हैं वो लूपिंग मैकेनिज्म के थ्रू ये रेप्लिकेट होते हैं। और दूसरी खास बात, ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क का मूवमेंट है वो हमेशा लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस के डायरेक्शन में होता है। किसके सिंथेसिस के डायरेक्शन में होता है? लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस के डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स है इनकी जो साइज होती है इकोलाई में वो 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स होती है। क्या होती है? 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स की साइज होती है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की। अब यहाँ पे जो प्राइमर है, ये प्राइमर किस चीज का है? ये प्राइमर है आरएनए का। अब ये जो आरएनए का प्राइमर है इसको रिमूव किया जाता है। रिमूव कैसे करेंगे? रिमूव करेंगे डीएनए पॉलीमरेज 1 की 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सो न्यूक्लियेज एक्टिविटी से। इस आरएनए को हटा देगा और आरएनए को डीएनए से रिप्लेस करेगा। कौन करेगा? ये डीएनए पॉलीमरेज 1 ही करेगा। एंड फर्दर जो सील होगा इस सील को फिल करेगा बाय डीएनए लाइगेज। सो दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस एंड लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस फॉरवर्ड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम में होता है। लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस बाय लूपिंग मैकेनिज्म के द्वारा होता है और इसमें ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं। और प्रोकैरियोट्स में ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की जो साइज होती है वो 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। And this is the summary of proteins involved in elongation phase. First one is the SSB जो कि सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है। डीएनए बी प्रोटीन, ये डीएनए अनवाइंडिंग करता है, प्राइमोसोम कंस्टिट्यूएंट है। डीएनए जी प्रोटीन जो कि आरएनए प्राइमर बनाता है, इसको प्राइमेज भी बोलते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है, इट इज द मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो कि गैप को फिल करता है, प्राइमर को हटाता है। डीएनए लाइगेज सील करता है, लाइगेट करता है। एंड डीएनए गारेज जो कि सुपर क्वाइलिंग को रिमूव करता है, जो कि स्ट्रेस को रिलीव करता है। एंड दिस इज निक ट्रांसलेशन एंड दिस इज द फाइनल स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड सेगमेंट्स। अब इसमें क्या हुआ? ये प्राइमर है। इस प्राइमर को, ये प्राइमर जो है, ये प्राइमर क्या है? आरएनए। अब इस आरएनए को डीएनए से रिप्लेस करना है। कैसे होगा? यहाँ पे रिप्लेस करेगा कौन? डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 में 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सो न्यूक्लियेज एक्टिविटी होती है। क्या होती है? एक्सो न्यूक्लियेज एक्टिविटी होती है। और इस एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी की वजह से ये आरएनए प्राइमर को हटा देगा। और जैसे ही आरएनए प्राइमर को हटाएगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 में पॉलीमराइजेशन की भी एक्टिविटी होती है। सो यहाँ पे 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, तो इसका 3 प्राइम OH को यूज करके यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा और इसको इलोंगेट करेगा। लेकिन यहाँ पे गैप, और इस गैप को सील कौन करेगा? इस गैप को सील करेगा डीएनए लाइगेज। और डीएनए लाइगेज 2 फैक्टर यूज करता है, एक एटीपी और एक NAD+। और ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पे, कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा फैक्टर यूज करता है। एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए लाइगेज रिएक्शन। सो दिस इज डीएनए लाइगेज जिसका अमाइनो टर्मिनल है। अब इस डीएनए लाइगेज का पहले क्या होगा? एडेनिलाइलेशन। एडेनिलाइलेशन क्या होता है? AMP का अटैचमेंट। अब ये AMP कहाँ से आएगा? AMP आएगा या तो ATP से या तो NAD+ से। ATP हो या NAD+ हो, अगर इससे AMP आता है तो ये क्या होता है? डीएनए लाइगेज का एडेनिलाइलेशन। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि AMP ATP से कब आएगा या NAD+ से कब आएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोलाई या बैक्टीरिया की अगर बात करें तो इकोलाई में जो AMP आता है वो AMP डिराइव होता है NAD+ से। लेकिन अगर वायरस की बात करें, वायरस या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो वायरस एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जो AMP आते हैं वो ATP से आते हैं। सो इकोलाई में AMP का सोर्स क्या है? NAD+। वायरस एंड यूकैरियोट्स में AMP का सोर्स क्या है? ATP। सो AMP अगर आता है तो ये डीएनए लाइगेज का क्या होता है? एडेनिलाइलेशन। जैसे ही एडेनिलाइलेशन होगा, ये एडेनिलाइलेशन यहाँ पे क्या है? निक है, निक इन द डीएनए।
और ये जो एडेनिलाइलेटेड डीएनए लाइगेज है इसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। मीन्स इस फॉस्फेट से एएमपी अटैच हो जाएगा और जैसे ही इससे एएमपी अटैच हो जाएगा, यहाँ पे जो OH है, इस OH पे जो लोन पेयर है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और इस पे अटैक करेगा और अटैक करेगा तो ये एएमपी रिलीज हो जाएगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, दैट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सो इस मैकेनिज्म में दो चीज इंपॉर्टेंट है, पहला एक्टिवेशन ऑफ डीएनए लाइगेज और दूसरा एक्टिवेशन में जो एएमपी आते हैं उसका एएमपी का सोर्स क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वन इज द टर्मिनेशन एंड टर्मिनेशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सो टू रेप्लिकेशन फॉर्क जो होते हैं इन सर्कुलर इकोलाई क्रोमोसोम मीट एट द टर्मिनस रीजन। इस टर्मिनस रीजन की खास बात यह है कि इसमें मल्टीपल कॉपीज ऑफ 20 बेस पेयर सीक्वेंस होते हैं जिसको टर सीक्वेंस बोलते हैं। सो दिस आर द टर सीक्वेंस है। सो यहाँ पे टोटल 10 टर सीक्वेंस है। क्या है, 10 टर सीक्वेंस है और इस टर सीक्वेंस का क्या काम है, रेप्लिकेशन फॉर्क को ट्रैप करना। ये क्या करता है, ए ट्रैप दैट रेप्लिकेशन फॉर्क कैन इंटर बट कैन नॉट लीव। इस ट्रैप में, इस सीक्वेंस में जब रेप्लिकेशन फॉर्क इंटर करता है तो इसमें इंटर तो कर जाता है बट लीव नहीं करता, इससे बाहर नहीं निकलता। दिस इज द क्लॉकवाइज फॉर्क, दिस इज द क्लॉकवाइज फॉर्क एंड दिस इज काउंटर क्लॉकवाइज फॉर्क। अब यहाँ पे आप डायरेक्शन को ध्यान से देखो, इन 5 सीक्वेंस का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। मीन्स ये किसके लिए ट्रैप करेगा, इसमें क्लॉकवाइज फॉर्क इंटर करेगा बट इससे निकल नहीं पाएगा। सो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज ट्रैप है। एंड यहाँ पे जो ये इनका डायरेक्शन है, इन 5 सीक्वेंस का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। मीन्स काउंटर क्लॉकवाइज फॉर्क जो है इसमें इंटर तो करेगा बट इसको लीव नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज ट्रैप है, काउंटर क्लॉकवाइज फॉर्क ट्रैप है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इसको याद करना है सीक्वेंस को। क्लॉकवाइज फॉर्क ट्रैप में कौन कौन सा सीक्वेंस है, JGFBC। सो ये जो है सीक्वेंस इट इज क्लॉकवाइज फॉर्क ट्रैप का है, JGFBC। वहीं पे काउंटर क्लॉकवाइज फॉर्क ट्रैप का जो सीक्वेंस है HIEDA और ये सीक्वेंस आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है। सो काउंटर क्लॉकवाइज फॉर्क ट्रैप एंड दिस इज क्लॉकवाइज फॉर्क ट्रैप। अब यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है, दिस टर सीक्वेंस इज बाइंडिंग साइट फॉर टस प्रोटीन। दिस इज टस प्रोटीन। टस मीन्स टर्मिनस यूटिलाइजेशन सब्सटेंस है। सो जब टस एंड टर का कॉम्प्लेक्स बनता है, टस एंड टर का जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो कॉम्प्लेक्स ही इसके डीएनए रेप्लिकेशन के टर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और दोनों सीक्वेंस एट ए टाइम मीन्स एक साइकिल में दोनों सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक साइकिल में एक फंक्शनल टस टर कॉम्प्लेक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द टर्मिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सो यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो टर्मिनेशन कैसे होता है। टर्मिनेशन के लिए टर सीक्वेंस होते हैं, दैट इज टर्मिनेशन सीक्वेंस। और टर्मिनेशन सीक्वेंस दो तरह के होते हैं, एक तो काउंटर क्लॉकवाइज ट्रैप और दूसरा क्लॉकवाइज फॉर्क ट्रैप है। जो क्लॉकवाइज फॉर्क ट्रैप है उनका सीक्वेंस है JGFBC एंड जो काउंटर क्लॉकवाइज फॉर्क ट्रैप है उनका सीक्वेंस है HIEDA। और ये न्यू एडिशन का डेटा है, ओल्ड एडिशन में इसमें कुछ मिसिंग डेटा है। सो ये इंपॉर्टेंट है और ये न्यू एडिशन का डेटा है तो आपको ये करंट अपडेट याद रखना चाहिए। नाउ अब जब ये टर्मिनेट कर जाता है, अब ये जब टर्मिनेट करेगा तो अब जो रेप्लिकेटेड डीएनए है वो सेपरेट कैसे होगा। सो डीएनए सर्किल लिंक्ड इन दिस वे आर नोन एज कैटेनेंस। सो जो फाइनल फ्यू हंड्रेड बेस पेयर ऑफ डीएनए है बिटवीन दीज लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर देन रेप्लिकेटेड बाय येट अननोन मैकेनिज्म एंड कंप्लीटिंग टू टोपोलॉजिकली इंटरलिंक्ड सर्कुलर क्रोमोसोम। और उस इंटरलिंक्ड सर्कुलर क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, कैटेनेंस बोलते हैं।
और कैटेनेंस की अगर बात करें, सो दिस इज द कैटेनेंस। और कैटेनेंस का सेपरेशन कैसा होता है? कैटेनेंस का सेपरेशन होता है डीएनए टोपोआइसोमरेज 4 के थ्रू। डीएनए टोपोआइसोमरेज 4 इस कैटेनेन को सेपरेट करता है और दोनों रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? अलग होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, एंड इन माय नेक्स्ट lecture we will discuss about DNA replication in eukaryotic cells. And stay tuned for this lecture, and if you have any doubt and query, please leave comment in the comment section, and please do not forget to like, share and subscribe the channel. Thank you very much.